आज़ादी के इतने सालों के बाद भी इस बात की बहस जारी है कि इस देश को कहा क्या जाए। इंडिया कहें, हिंदुस्तान कहें या भारत कहें, अभी तक इसी जंग में हम सभी फंसे हुए हैं। लेकिन ये परेशानी आई कहाँ से? अगर देखें तो आज़ादी के साथ ही हमारे देश का नाम भी आज़ाद हो चुका होता। लेकिन उस समय की जो गलतियाँ थीं, और गलतियाँ आज़ादी के पहले की नहीं, आज़ादी के बाद भी इतनी सारी सैकड़ों की मात्रा में, जो आज भी हमें अपने अस्तित्व को तलाशने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, और मैं हूँ एक भारतीय नागरिक जो आज आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ों को पेश कर रही हूँ जो हो सकता है अनसुना सच हो। आप में से बहुत सारे लोग शायद उसको जानते हों, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए उसी को जानने की कोशिश करते हैं। क्यों जानना है, ये महत्वपूर्ण है। जानना इसलिए है कि अगर भविष्य को समझना चाहते हो तो अतीत का अध्ययन करना ज़रूरी है, और जो अतीत से सबक नहीं लेते वो इसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। इसीलिए इसको जान लेते हैं और जानते हैं ज़रा आज़ादी के पहले से। तो चलिए चलते हैं आज़ादी के पहले, जहाँ नेहरू की भूलों की बहुत लंबी सूची है। आज़ादी के पूर्व की भूलों के तहत अधिक भूलें दर्ज नहीं हैं, लेकिन आज़ादी के बाद की भूलों में बहुत लंबी सूची है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज़ादी से पहले सब चीज़ें सिर्फ नेहरू के नियंत्रण में नहीं थी। उस समय महात्मा गांधी शीर्ष पर थे और उन्हें काबू में रखने के लिए उनके ही कद के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इसके बावजूद नेहरू को जब कभी भी कोई आधिकारिक पद संभालने का मौका मिला, उन्होंने मनमानी की। तो आइए अब जान लेते हैं उस पहली भूल के बारे में जिसने इस देश की दिशा और दशा दोनों को ही बिगाड़ दिया। वो भूल क्या थी? सन 1929 में गांधी द्वारा जवाहरलाल नेहरू की अनुचित तरीके से सहायता की गई और सरदार पटेल के मुकाबले उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जबकि निम्नलिखित तथ्य सरदार पटेल को इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बनाते थे। सरदार पटेल ने सन 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसकी ज़बरदस्त सफलता ने उन्हें एक राष्ट्रीय नायक बना दिया और उन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा गया। बारदोली सत्याग्रह गांधीवादी अहिंसक तकनीक का पहला सफल व्यापारिक कार्यान्वयन था, जिसमें आम लोगों के साथ ग्रामीण जनता भी शामिल थी। नेहरू के पास ऐसी साख का पूर्ण अभाव था। इसके अलावा सरदार पटेल जवाहरलाल से कहीं अधिक वरिष्ठ थे और कहीं अधिक संख्या में प्रदेश कांग्रेस कार्य समितियों ने जवाहरलाल के मुकाबले उनके नाम की सिफारिश की थी। इसके बावजूद गांधी ने अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक तरीके से पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा। ऐसा करते हुए गांधी ने एक अन्यायपूर्ण सामाजिक प्रतिष्ठा क्रम को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें जवाहरलाल सरदार पटेल से पहले आते थे। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि कांग्रेस के सामान्य हलकों की भावना यह थी, यह सम्मान सरदार वल्लभ भाई को ही मिलना चाहिए था। जवाहरलाल के अनुपयुक्त उत्थान में उनके पिता मोतीलाल नेहरू की प्रमुख भूमिका थी। मोतीलाल सन 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनकी इच्छा थी कि उनके बाद उनकी कुर्सी विरासत में उनके बेटे को मिले। पटेल की बारदोली की विजय के बाद मोतीलाल ने 11 जुलाई 1928 को गांधी को लिखा, मेरा बेहद स्पष्टता के साथ यह मानना है कि वल्लभ भाई मौजूदा समय के सबसे बड़े नायक हैं और हम कम से कम यह तो कर ही सकते हैं कि उन्हें ताज की पेशकश की जाए। उनके अध्यक्ष न बन पाने की स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि जवाहरलाल सभी परिस्थितियों में सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। मोतीलाल ने जवाहरलाल के पक्ष में गांधी के सामने सक्रिय रूप से मत याचना की। भाई भतीजावाद और आज़ादी के लिए लड़ाई साथ साथ चल रहे थे। मोतीलाल के बाद की नेहरू पीढ़ी ने यह सुनिश्चित किया कि उनके परिवार की देखभाल अच्छे तरीके से होती रहे और यह भी कि यह परिवार राष्ट्र से पहले आए। अंततोगत्वा देश ने मोतीलाल के इस निर्लज्ज भाई भतीजावाद की एक बड़ी कीमत चुकाई, जिसका अनुसरण उनके राजवंश ने बेहद सजगता और बेहतरीन तरीके से किया। वर्ष 1929 से 30 के दौरान की अध्यक्षता विशेष रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति गांधी का उत्तराधिकारी बनेगा और उसे ही कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वराज या फिर संपूर्ण स्वतंत्रता को घोषित करना था। इसके अलावा जवाहरलाल सन 1930 में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गांधी के कृपा पात्र बने
और फिर उसके बाद 1936 और 1937 में भी 2 बार के कार्यकाल के लिए, और फिर इन सब से ऊपर था 1946 का कार्यकाल। ऐसा विशेषाधिकार किसी अन्य नेता को नहीं प्राप्त होता था। यहाँ तक कि सरदार पटेल को भी सिर्फ एक ही बार, वह भी सिर्फ एक ही साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। घरेलू गुजराती साथी के ऊपर पाश्चात्य रंग के रंगे नेहरू के प्रति बुजुर्ग व्यक्ति की कमजोरी स्वदेशी गांधी के आत्म विरोधाभासी व्यक्तित्व का एक और पहलू था। जवाहरलाल गांधी का आध्यात्मिक पुत्र बनने में कैसे सफल रहे, यह एक रहस्य है। द मैन आई मेट में M.N. राय लिखते हैं, इस बात पर संदेह करने का उचित कारण है कि क्या नेहरू गांधी का आध्यात्मिक पुत्र बने बिना भारतीय राष्ट्रवाद के नायक बन सकते थे। लोकप्रिय होने के लिए नेहरू को अपने स्वयं के व्यक्तित्व को कुचलना पड़ा।